तो स्वागत है आप सभी का आज की इस कमाल की वीडियो के अंदर, जहां इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महाराजा मूवी के बारे में, जो एक बेस्ट तमिली मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है। दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है जो आपको अंत तक बोर नहीं होने देगी। तो जल्दी से हम इस मूवी की स्टोरी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से हमारे चैनल पे पहली बार कोई आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे चैनल पे जैसे ही कोई लेटेस्ट मूवी अपलोड हो वैसे ही आप सबसे पहले उसको देख सके। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, मैंने अभी हाल ही में एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है ओरू प्रो भैरव कोना, जो एक बेस्ट तमिली हॉरर मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो आप बिना किसी देरी के चलते हैं आज की इस कमाल की वीडियो के अंदर और महाराजा मूवी की पूरी स्टोरी को जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत 2009 चेन्नई में होती है, जहाँ पर हम महाराजा नाम के एक इंसान को देख पाते हैं जो बाल काटने का काम किया करता है। एक दिन महाराजा अपनी बेटी के लिए पास ही के एक टॉय शॉप से खिलौना खरीद रहा होता है, तभी एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर इनके घर में घुस जाता है, जिसमें महाराजा की वाइफ मारी जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है क्योंकि एक लोहे का कचरे का डिब्बा उसके ऊपर गिर गया था, जिसके कारण वो बच गई। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद, जहाँ पर हम महाराजा की बेटी ज्योति को देख पाते हैं, जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी, जो स्पोर्ट्स में काफी होशियार थी, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ही डफर थी। यहाँ पर हमको ज्योति से पता चलता है कि उसके घर में 3 मेंबर हैं, एक ज्योति खुद और उसके डेड महाराजा, साथ ही एक लक्ष्मी जो कोई और नहीं बल्कि डस्टबिन है, क्योंकि बचपन में उस डस्टबिन की वजह से ही ज्योति की जान बची थी, जिसकी वजह से उसको लक्ष्मी नाम दे दिया गया। जिसके बाद में वह लोग उस डस्टबिन की पूजा वगैरह भी करते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक हर फ्राइडे उसकी क्लीनिंग वगैरह भी किया करते हैं। महाराजा अब तक अपना एक छोटा सा सैलून भी खोल चुका होता है और वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है, इतना कि ना एक दिन स्कूल का ओनर ज्योति को बिना किसी कारण डांट दिया था। तो महाराजा ने ऐसी जिद पकड़ ली कि स्कूल का ओनर ज्योति से माफी मांगना पड़ा। जिसके बाद में हम ज्योति के स्पोर्ट्स टीचर आसिफा को देख पाते हैं। फिलहाल वो ज्योति समेत के स्टूडेंट को 10 दिनों के लिए स्पोर्ट्स कैंप पे लेके जा रही होती है। अब जिसके बाद में हम महाराजा के घर को देख पाते हैं, जहाँ पर पूरा घर तहस-नहस पड़ा हुआ था, और वहीं पर हम महाराजा को घायल अवस्था में गिरा हुआ देखते हैं, जिसके ऊपर हम सांप को देख पाते हैं। फिलहाल इसमें सांप का तो कोई रोल होता नहीं। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक अमीर इंसान को देख पाते हैं जो अपनी फॉर्च्यूनर लेकर गैराज में पहुँचता है। दरअसल इस बंदे ने गैराज में अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए दिया हुआ था, और जब उसको गाड़ी हैंड ओवर की गई, लेकिन उस गाड़ी के अंदर से चश्मा गायब था। जिसके बाद में वो गैराज के बंदे को पीटने लग जाता है और चश्मे के बारे में पूछने लग जाता है। तभी हम धन्ना नाम के एक इंसान को देख पाते हैं जिसने ही फॉर्च्यूनर गाड़ी की सर्विस की थी, साथ ही उसने एक दिन लेट गाड़ी को डिलीवरी की थी और जिसमें से उसने चश्मा भी चुरा लिया था, जिस पर वो अमीर इंसान धन्ना को बहुत बुरी तरह से पीटता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि धन्ना कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, वे भी एक चोर हुआ करता है। तब उसी रात धन्ना अपना बदला लेने के लिए एक बार में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो अमीर इंसान अपने दोस्तों के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है, एंड देन धन्ना उस बंदे के सामने जाता है और उसका चश्मा तोड़ देता है और उस बंदे को बहुत बुरी तरह से पीटता है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम महाराजा को देख पाते हैं जो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है कंप्लेन लिखवाने के लिए, जहाँ पर महाराजा पुलिस वालों को कहता है कि पिछली रात 3 लोग जो मास्क पहने हुए थे उसने मेरे घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की, और जब से मेरी आँख खुली तब से घर में लक्ष्मी गायब थी, यानी कि कचरा का डिब्बा। महाराजा पुलिस वालों को कहता है कि आप उस डस्टबिन को खोजने में मेरी मदद करें, कि बेटी स्पोर्ट्स के अंदर गई है, उसकी बेटी आने तक उसकी लक्ष्मी को खोजना होगा। यहाँ पुलिस वाले महाराजा को पागल समझते हैं, इनफैक्ट उसको धक्का देकर वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराजा इतना ज्यादा अड़ियल था कि वह पुलिस स्टेशन की एक लकड़ी को पकड़ लेता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उन सबसे कहता है कि जब तक आप मेरी कंप्लेंट नहीं लिखोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। जिसके बाद में वहाँ पर काफी खींचातानी की जाती है, जिसके कारण पूरा पुलिस स्टेशन तबाह हो जाता है। जिसके बाद में हम एक घूसखोर पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं। बेसिकली इस घर के अंदर 85 तोला गोल्ड चोरी हो गया था और उस चोर को पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया होता है और सोना मालिक के हवाले कर देता है, जहाँ पर मालिक सोना को देख के कहते हैं कि ये सोना तो नकली है, असली सोना कहाँ पर है, इनसे पूछ के प्लीज हमें बता दीजिए। तभी पुलिस वाले उन्हीं के ऊपर इंजाम ठोक देते हैं और पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आप तो एक आरटीओ हो, आपकी तनख्वाह लगभग 60,000 के करीब होगी, तो आप करोड़ों का घर और लाखों को सोना कहाँ से लेके आए हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। जिसकी वजह से वो अमीर इंसान पुलिस वालों को कुछ नहीं बोलता और पुलिस वाला उस चोर के साथ में ऐशो आराम करता है। जिसके बाद में जब पुलिस ऑफिसर अपने स्टेशन में पहुंचता है तो वे हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि स्टेशन की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। जिसके बाद में इसके बारे में पूछने पर वे सभी महाराजा की तरफ उंगली कर देते हैं, जहाँ पर महाराजा सेम स्टोरी पुलिस वाले को बताता है कि 3 लोग मास्क पहने हुए मेरे घर में घुस गए थे, मुझको खूब मारा, घर में चोरी की और मेरे कचरे को डिब्बे को उठा कर ले गए। यह सुनने के बाद भी वह सेम चीज
बदतमीज करता है और बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा। लेकिन वे नहीं सुनता और पुलिस वालों के पास में आकर कहता है कि आप उस कचरे के डिब्बों को ढूंढने के बदले मैं आपको 7 लाख रुपए दूंगा। ये बात जैसे पुलिस स्टेशन में फैलती है कि एक कचरे के डिब्बे में 7 लाख देने को वो बंदा तैयार हो गया। कहीं उस डस्टबिन के अंदर कोई कीमती चीज तो नहीं पड़ी, कोई सोना हीरे ज्वेलरी तो नहीं है। जिसके बाद में पुलिस ऑफिसर उस चीज के बारे में छानबीन करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम 2 चोरों को देख पाते हैं, एक सेल्वी और एक सेलम। ये लोग एक घर में घुसकर चोरी करते हैं और उनमें से एक बंदा एक लड़की का रेप भी कर देता है। जिसके बाद में वहाँ से खाना वगैरह खाकर उनको जान से मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ हम सेलम की वाइफ और उसकी एक छोटी बेटी को देख पाते हैं, जहाँ पर सेलम अपनी छोटी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता है। यहाँ पर सेलम की बेटी के 2 दिन बाद जन्मदिन था। साथ ही यहाँ पर सेलम की बीबी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसका हस्बैंड चोरी वगैरह किया करता है। उसको बस इतना पता है कि उसका पति सिर्फ एक इलेक्ट्रिक दुकान चलाया करता है। तभी हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि उसके पलंग के नीचे वही कचरे का डिब्बा पड़ा हुआ था। खैर हम देख पाते हैं कि कंपटीशन में ज्योति अपने पूरी कोशिश कर रही होती है। इसी बीच ज्योति अपने फादर को कॉल लगाती है और लक्ष्मी का हालचाल पूछ के उसका फोटो भेजने को कहती है। लेकिन महाराजा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं पर पुलिस वाले सोचते हैं कि वे महाराजा की डस्टबिन को नहीं खोज सकते, लेकिन वे सिमिलर डस्टबिन तो बना सकते हैं। वे एक पुराने डस्टबिन को बदलकर महाराजा को दे देंगे और उससे 7 लाख रुपए ले लेंगे। वहीं पर हम कुछ पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो अलग अलग जगह पर जाकर सिमिलर डस्टबिन को तलाशना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं होता, उनको कुछ भी नहीं मिलता। वहीं पर हम महाराजा को देख पाते हैं जिसको अब पुलिस स्टेशन में 2 दिन हो चुके होते हैं। वहीं पुलिस वालों को खोजबीन के दौरान एक नल्ला नाम का पुलिस ऑफिसर मिलता है जो महाराजा के डस्टबिन जैसे कॉपी बना सकता था। वहीं पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो पुलिस स्टेशन आता है और धन्ना के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाता है। जी हाँ, धन्ना जिसने फॉर्च्यूनर वाले आदमी को मारा था वो कुछ दिनों से गायब है। उसकी फोटो लेकर गिराज का एक आदमी स्टेशन में पहुंच जाता है। तभी हम महाराजा को देख पाते हैं जो उसकी फोटो देखकर हल्की सी स्माइल देता है। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं जब महाराजा के घर में तोड़फोड़ हुई थी जिसमें महाराजा बेहोश हो चुका था। जिसके बाद में जब महाराजा की आंख खुली तो उसके सामने एक गाड़ी की टूल बूथ की पर्ची पड़ी हुई थी। यह उसी फॉर्च्यूनर वाली गाड़ी थी उस रात जो धन्ना लेके आया था। तभी तो उसने फॉर्च्यूनर को एक दिन लेट डिलीवरी की थी। जिसके बाद में महाराजा उस क्लब में पहुंच जाता है जहाँ पर वो फॉर्च्यूनर वाला अमीर इंसान ड्रिंक कर रहा होता है। जहाँ पर महाराजा फॉर्च्यूनर की गाड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन वह इंसान कहता है कि मुझको कुछ नहीं पता, फिर मैंने अपनी गाड़ी सर्विस पर दी थी, मुझको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तभी वहाँ पर धन्ना आ जाता है जिसको वे अमीर इंसान देख लेता है और उसके तरफ इशारा करता है। वो बोलता है कि यही वही आदमी है जिसने मेरी गाड़ी सर्विस की थी और एक दिन गाड़ी लेट डिलीवरी की थी, साथ इसने मेरा चश्मा चुरा लिया था। यहाँ पर महाराजा के घर में जो 3 लोग आए थे चोरी करने के लिए उनमें से एक धन्ना भी था। इसीलिए महाराजा धन्ना का पीछा करने लग जाता है। इसके बारे में धन्ना को भनक लग जाती है। जिसके बाद में वे एक फैक्ट्री वाले एरिया में पहुँच जाता है जहाँ पर उसके बाकी के लोग मौजूद थे। वे सभी मिलकर धन्ना को पकड़ लेते हैं और उसको पीटने लग जाते हैं। यहाँ पर धन्ना महाराजा के बारे में जानता था कि वे एक बार्बर है। तभी महाराजा को गुस्सा आ जाता है। फिर क्या, फिर एक के बाद सभी गुंडे को धोबी पिछाड़ धुलाई कर देता है। जिसके बाद में वह धन्ना को पकड़ लेता है और पूछता है बाकी 2 आदमी के बारे में जो उसी रात चोरी करने के लिए आए थे। जहाँ पर धन्ना कहता है उनमें से एक बंदा पुलिस वाला है। तभी धन्ना वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। तभी धन्ना उसको पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, महाराजा ने ही धन्ना का कत्ल किया था। जभी तो धन्ना अचानक से गायब हो गया और जभी तो महाराजा पुलिस स्टेशन में रहा करता है क्योंकि उनमें से एक आदमी पुलिस वाला था। वहाँ पर महाराजा सभी पुलिस वालों की बातों को गौर से सुना करता था। जो उनको काम बोला करता था वे क्या करता था। हमको ये बात खटक रही है कि आखिर एक डस्टबिन की चोरी हो जाने पर महाराजा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जिसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं धन्ना को जो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए उसको एक ज्वेलरी शॉप पे ले जाता है और वहाँ पर वो एक गोल्ड डायमंड का लॉकर खरीदने लग जाता है। वहाँ पर सेलम की पत्नी परेशान थी कि वे इतने महंगे लॉकर को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमको तो पता था कि सेलम का साइड बिजनेस चोरी का था, वे तो अफोर्ड कर सकता है। जिसके बाद में सेलम लॉकर लेकर दाढ़ी करवाने शॉप पर जाता है। दरअसल यह वही बार्बर शॉप होता है जहाँ पर महाराजा 2009 में काम किया करता था, जहाँ पर महाराजा सेलम की दाढ़ी वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसी वक्त उसकी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है और वह बैटरी लेने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन उसी वक्त सेलम के पास में उसका दोस्त सेबरी का कॉल आता है और बताता है हमारे बारे में पुलिस वालों को पता चल चुका है और न्यूज़पेपर में हमारी खबर भी छप चुकी है और पुलिस उनको कभी भी पकड़ने आ सकते हैं। जिसके बाद में सेलम वो अपने दोस्त को समझाता है और फोन कट कर देता है। लेकिन तभी अपने ठीक पीछे देखता है महाराजा को, जहाँ पर सेलम को लग रहा होता है कि शायद महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली है और उसको पता चल चुका है कि वह चोरी करने वाला इंसान
वही है। जिसके बाद में सेलम अपना ट्रिमिंग करवाकर अपने घर पे जाता है, जहाँ पर जब वह अपने लॉकेट को चेक करता है तो वहाँ उसके जेब में लॉकेट नहीं थी। उसको पता चल चुका था कि उसका लॉकेट उसी बार्बर शॉप पे छूट गया है। वहीं पर हम महाराजा को देख पाते हैं जिसको सेलम का लॉकेट मिल जाता है। वो सेलम का लॉकेट पहुँचाने के लिए वह उसकी घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर पुलिस वाले भी उसी टाइम पे उसके घर पे पहुँच जाते हैं और उसको घेरने के लिए अरेस्ट भी कर लिया जाता है। जिसके बाद में सेलम पुलिस वालों के साथ में महाराजा को देखता है तो उसको लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस वालों को यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन हम तो जानते हैं कि महाराजा ने तो लॉकेट लौटाने के लिए यहाँ पर आया है। तभी सेलम का दोस्त घबरा कर पुलिस वालों को फायरिंग करने लग जाता है और तभी क्रॉस फायरिंग के अंदर वह मारा जाता है। जब ये बात जैसे सेलम की वाइफ को पता चलती है कि उसका हस्बैंड चोरी क्या करता है और लोगों का रेप क्या करता है, वह उसका मन उजड़ जाता है और उसको दुत्कार देती है। इन शॉर्ट सेलम की पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और वह इसका जिम्मेदार महाराजा को मारने लग गया था। कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर अब पुलिस वालों ने डस्टबिन को तैयार कर लिया होता है और नल्ला की वजह से उस डस्टबिन को पुराने कर देते हैं। अब पुलिस वालों को एक चोर का इंतजाम करना था ताकि वो झूठी गवाही अपने सिर पे ले सके कि उसी ने ही महाराजा के घर से डस्टबिन को चुराया था। लेकिन कोई भी चोर इस चिल्ली चोरी को अपने सिर पे नहीं लेना चाहता था, चोरों को इज्जत का सवाल था। तभी नल्ला कहता है कि वो इस इंजाम को अपने सिर पे लेने के लिए तैयार है, क्योंकि पुलिस वालों ने इसके ऊपर 50,000 इनाम का ऑफर भी रखा हुआ था। तभी ऑफिसर महाराजा को कॉल लगाता है और वह सेम स्टोरी रिपीट करने को कहता है ताकि इस कहानी को नल्ला सुनकर कल रिपीट कर देगा। जिसके बाद में महाराजा उस दिन की कहानी को सुनाने लग जाता है, लेकिन हम इस कहानी की असलियत को देख पाते हैं। दरअसल उस दिन घर पर महाराजा नहीं आया था, बल्कि उसकी बेटी ज्योति आई हुई थी। वे घर पर आने के बाद में खाना वगैरह खाकर अपने कपड़े चेंज की थी, लेकिन घर में पहले से ही 3 लोग मौजूद थे जो चोरी करने आए हुए थे। जहाँ वहाँ पर महाराजा तो नहीं होता, वे उसकी बेटी को खूब मारते पीटते हैं और उसके साथ में रेप भी करते हैं। सिर्फ सेलम को छोड़कर वे अपने दोस्तों को उकसा रहा होता है। इंतजार करने के बाद में वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हम महाराजा को देख पाते हैं जिन अपने शॉप को बंद करने में लेट हो गया था। जिसके बाद में वह अपनी बेटी के लिए शूज लेने के लिए गया हुआ था, क्योंकि उसकी बेटी के शूज फट गया था। उसके बाद में महाराजा जब अपने घर पर आता है तो वह बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। घर पूरी तरह बिखरा हुआ था और उसकी बेटी गंभीर हालत में नीचे पड़ी हुई थी। महाराजा अपनी बेटी को फौरन ही हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पर ज्योति बताती है कि वह उन आदमी को तो नहीं देख पाए क्योंकि उनके मुंह पे मास्क लगा हुआ था, लेकिन एक मोटा सा इंसान था जिसके पीठ पे कुछ मस वगैरह था। अब घर आकर महाराजा इतना ट्रॉमा में था कि वे खुद को चोट पहुंचाने लग गया और वे वहीं पर बेहोश हो गया। दोस्तों ये वही सीन है जहाँ पर महाराजा घर में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। दरअसल महाराजा की डस्टबिन तो एक बहाना था, उस गेम के जरिए असली अपराधियों को पकड़ना चाहता था। लेकिन महाराजा पुलिस वालों को तो फोन में वही स्टोरी बताता है जो उसने पहले बताई थी। लेकिन यह कहानी सुनकर नल्ला को थोड़ा सा शक हो जाता है कि ये उसी रात वाली घटना के बारे में बात कर रहा है और वे ये काम करने से मना कर देता है और रातों रात यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन पुलिस वाले उसको यह कहकर अपने घर पे ले जाते हैं कि कल सुबह सुबह नकली डस्टबिन को लेकर महाराजा के घर पे जाएंगे और उसको पकड़ा देंगे। अब अगले दिन वे लोग महाराजा के घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर महाराजा के सामने नल्ला को खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि नल्ला ने ही डस्टबिन को चुराया हुआ था। नल्ला को देखते ही महाराजा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वे उससे पहले उससे गले लगता है ताकि वे पता कर सके कि उसकी पीठ पे कोई मस वगैरह तो नहीं है। लेकिन उसके पीठ पे मस होता है और उसको डाउट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट, क्या तुम तुम्हारी बेटी के साथ में जो गलत हुआ उसका बदला नहीं लोगे? दरअसल पुलिस वालों को तहकीकात करते वक्त महाराजा की बेटी के बारे में सब कुछ असलियत पता चल चुका था कि महाराजा के बेटी के साथ में कितना गलत हुआ। पुलिस भी महाराजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम इसको मार दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अब महाराजा नल्ला को भगा भगा कर मारता है और मारने से पहले उस चोर के बारे में पूछता है। अब जिसके बाद में महाराजा उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर सेलम जेल से छूटने के बाद में काम करने लग गया था। वहाँ पर महाराजा सेलम के लोगों को पीटने लग जाता है और उनको सेलम के बारे में पूछने लग जाता है, क्योंकि महाराजा को सेलम का नाम पता था, वे जानता नहीं था सेलम कौन है। जिसके बाद में महाराजा के सामने जैसे ही सेलम आता है महाराजा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि तीसरा आदमी सेलम है। तभी सेलम महाराजा को पीटने लग जाता है, क्योंकि अभी भी महाराजा शोक के अंदर था। अब कुछ देर के बाद में महाराजा को गुस्सा आ जाता है और वो सेलम को पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पर सेलम हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमको जो दर्द दिया वे कभी भी नहीं जा सकता, उसको तुम कैसे भरोगे? तुम्हारी वजह से मैंने अपने परिवार को खो दिया है। अगर तुम उस दिन पुलिस को नहीं लेके आते तो ये सब नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। जब सेलम अरेस्ट हुआ था तब उसी वक्त उसकी बीबी ने एक नए घर में शिफ्ट हो गई थी। इसी घर में महाराजा और उसकी बेटी चेन लौटाने के लिए गए हुए थे, लेकिन उसकी बीबी चेन लेने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे चोरी के सामान की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर सेलम की बेटी रो रही होती है, उसको देखकर महाराजा पास ही के टॉय शॉप से टॉय लेने चला जाता है। दोस्तों यह वही सीन होता है जहाँ पर हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी एक बेकाबू ट्रक आकर इनके घर में घुस जाता है। दोस्तों यहाँ से गौर से सुनना, और इस एक्सीडेंट में महाराजा
की बीवी मारी गई थी, साथ ही साथ महाराजा की बेटी भी मारी गई थी, और जो डस्टबिन के नीचे आकर बच गई थी वे कोई और नहीं बल्कि सेलम की ही बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, सेलम की बेटी। और तभी से ही महाराजा ने सेलम की बेटी को अडॉप्ट कर लिया और उसको नाम दिया ज्योति। ज्योति सेलम की ही बेटी थी और महाराजा ने ज्योति को अपनी बेटी की तरह पाला। इसी वजह से जब महाराजा ने सेलम को देखा तो वे हक्का बक्का रह गया था। यह सुनने के बाद में सेलम को बहुत अफसोस होता है और वे अपनी बेटी से माफी मांगने लग जाता है और रोने लग जाता है अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर महाराजा सेलम को अपनी बेटी से नहीं मिलने देता और कहता है कि वे मेरी बेटी है और वहाँ से चला जाता है। अब पश्चाताप में सेलम बिल्डिंग से नीचे कूद कर अपनी जान दे देता है और यहीं पर यह प्यारी सी मूवी महाराजा खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।